हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपने फाइनल बोर्ड परीक्षा की तैयारी बिल्कुल अच्छी तरीके से जम के कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा बहुत ही ज्यादा नजदीक है और जो आपने अपने मन में लक्ष्य को रखा है कि मेरा इतना परसेंट आएगा एग्जाम में, हमको इतना परसेंट लाना है, और उसी लक्ष्य के हिसाब से आप अपने मेहनत को जारी रखे होंगे, उसी लक्ष्य को ध्यान में रख के अपने आप तैयारी को जारी रखे होंगे और आप हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कर रहे होंगे, क्योंकि स्मार्ट वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक है। तो बाबू, आप लोग से हमारा यही विनती रहेगा कि मेहनत हम कर रहे हैं और आप भी करिए मेहनत उतना, और उस मेहनत के बदौलत आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात बाबू कि आप लोग बताइए कि आप सभी कैसे हैं, क्या आवाज आप सभी बच्चों के पास जा रहा है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है, एक बार आप लोग कंफर्म करिए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। बाबू, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का ऐसे 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, और इसमें से बहुत सारा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू देखने को मिलेगा। तो सभी बच्चे एकदम रेडी हो जाइए, सभी बच्चे एकदम तैयार हो जाइए आज के लाइव क्लास के लिए। और आज का लाइव क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का परीक्षा में लड़ने वाला, यानी एग्जाम में बहुत ज्यादा जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं वही वही प्रश्न को कराएंगे, और यह एक टेस्ट के माध्यम से होगा जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, और 70 में से आपको बाबू कम से कम 65 सही करना है। बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। तो जितने भी सारे बच्चे हैं चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। साथ में आप लोग अगर लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इस पे मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। उससे पहले अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं बच्चों, तो जल्दी से जल्दी ले लीजिए। मात्र 399 में आपको ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स मिल रहा है, फटाफट से ले लीजिए। ठीक है, इसके लिए आप लोग ऐप डाउनलोड कीजिए और ऐप डाउनलोड करके फटाफट से जाके परचेस कर लीजिए। और नहीं तो मेरा एक नंबर है 6299248935, आप इस पे संपर्क कर लीजिए। बाबू, एक लाइक आप जरूर करिएगा हमारे मेहनत के लिए। ठीक है, आपको एक लाइक करना है हमारे मेहनत के लिए, और इस चैनल को, इस परिवार को बड़ा बनाना है, क्योंकि ये जो परिवार है सिर्फ मेरा नहीं है, एक आदमी से परिवार नहीं होता है, इसमें 6 लाख से ज्यादा लोग शामिल हैं। तो इस परिवार को और भी आगे बढ़ाना है और इसके लिए आप ही कुछ कर सकते हैं। तो प्लीज सारे बच्चे, मेहनत हम कर रहे हैं और इस परिवार को जोड़ने का काम आपका है। आप लोग इस परिवार को जोड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बाबू इस परिवार को आगे बढ़ाइए। बाबू, हम ये क्लास तो ले रहे हैं, जैसे हमने आपको बताया कि हमारा 20 से लेके मतलब 24 तक के बीच कभी भी हमारा ऑपरेशन हो सकता है। ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि किस चीज का है, बहुत ही हार्ड है, लेकिन हम अपने चेहरे पे ये सब कुछ लाना नहीं चाहते हैं कि हाँ हमको ये हुआ है वो हुआ है तो हाँ ऐसे ही पड़े रहे। ऐसा मेरा नहीं है, आप कभी भी देखिएगा, आज भी हम हंस के क्लास करवा रहे हैं और जब उधर से लौटेंगे तब भी हमारे चेहरे पे यही मुस्कान होगा और हम हंसते हुए क्लास लेंगे। लेकिन आप लोग दुआ प्रार्थना जरूर करिएगा कि हम बिल्कुल स्वस्थ होकर लौटे। ठीक है, तो चलिए सभी बच्चे क्लास को शुरू करते हैं। बाबू, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते हैं। पहला नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है। पहला नंबर क्वेश्चन है क्या कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है। तो ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है, ये कौन सा नियम है? तो आप कहिएगा ये ब्रूस्टर का नियम है, जो कि हमने 2 बार पढ़ा दिया, अभी सब्जेक्टिव में भी हमने पढ़ाया था आपको कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है। तो बाबू, पदार्थ का अपर्तनांक क्या है? म्यू इक्वल टू क्या? ध्रुवण कोण की स्पर्शजया यानी 10 IP। और ये नियम कौन सा है? ब्रूस्टर का नियम है कि ध्रुवण कोण की स्पर्शजया पदार्थ के अपर्तनांक के बराबर होती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? ब्रूस्टर का नियम। और ब्रूस्टर का नियम हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन सही। आगे बढ़िए कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, और इस मुड़ने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं? फटाफट से बता दीजिए कि जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो सबसे पहले हमने क्या बना दिया? एक बाबू अपवर्तक सतह बना दिया, और ऊपर का माध्यम हमने क्या रखा? समझ लीजिए कि ऊपर का माध्यम हमने रखा सघन माध्यम और नीचे का माध्यम रखा हमने विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो प्रकाश की किरणें क्या होती है? मुड़ जाती है। मान लीजिए कि ये प्रकाश की किरणें हैं,
जिस पे पड़ती है उस पे हम लोग क्या खींचते हैं, अभिलंब खींचते हैं। तो ये हमारा अभिलंब है बाबू, हमने अभिलंब खींच दिया। ठीक है, तो आपको पता है कि जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन की तरफ जाएगी तो अभिलंब की तरफ, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये क्या होगा, अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। क्या होगा बाबू, ये अभिलंब की तरफ झुक जाएगा, तो प्रकाश की किरण क्या हो रही है, मुड़ रही है। और इस घटना को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, इस घटना को हम लोग कहते हैं क्या, प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन। इस किरण को किधर जाना चाहिए था बच्चों, इस किरण को इधर सीधे निकल जाना चाहिए था, इस किरण को ऐसे सीधे निकल जाना चाहिए था, लेकिन ये किरणें क्या हो गई, इधर मुड़ गई। तो प्रकाश को याद रखना है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो ये क्या होता है, किरणें मुड़ जाती है, और इस मुड़ने की घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं बाबू, अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन राइट आंसर। चलिए आगे बढ़िए कि किसी वस्तु पर आवेश का न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकता है। मान लेते हैं प्यारे बच्चों की ये हमारा दो वस्तु है, ठीक है, दो वस्तु है। अब ये दो वस्तुएं कौन कौन सी है, हम आपको बता देते हैं कि दो वस्तु है, ठीक है। और दो वस्तु में मान लेते हैं कि जितना इस पे 4 गो धन आवेश है, हमने 4 गो धन आवेश बना दिया, अचारे को क्या है, इसमें ऋण आवेश है। ऋण आवेश के लिए पेन चेंज कर ले, अच्छा दिखेगा। इसमें क्या है, 4 गो ऋण आवेश है, ठीक है। उसी प्रकार से हमने क्या किया, एक उदासीन वस्तु और बना दिया जिसपे धन आवेश ऋण आवेश इक्वल रहते हैं, उसे हम लोग उदासीन वस्तु कहते हैं। तो जब हम इसको क्या करेंगे बच्चों, घर्षण कराएंगे, तो घर्षण कराएंगे तो मान लीजिए कि पहले से इसमें क्या है, पहले से इसमें आप कहिएगा गुरुजी इसमें से पहले से 4 गो कितना है, धन आवेश है, तो 4 गो हमने क्या किया, धन आवेश बना दिया, ठीक है। और इसमें ऋण आवेशों की संख्या कितनी है, तो ऋण आवेशों की संख्या 4 है, तो हमने क्या किया, 4 गो ऋण आवेश बना दिया। तो ये पहला ऋण आवेश, दूसरा, तीसरा, चौथा। जब हम इसको घर्षण करेंगे तो मान लीजिए कि 3 गो जो इलेक्ट्रॉन है यानी 3 गो ऋण आवेश इसमें आ गया, 1 2 3, 3 गो ऋण आवेश निकल गया। तो बाबू मान लेते हैं कि बाबू कितना ऋण आवेश निकला, 3 गो। हो सकता है कि एक भी निकले, क्योंकि जितना आप उसको रगड़िएगा उतना इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलेगा, वो क्या करेगा, अपना कक्षा छोड़ के निकलेगा। तो इसमें क्या बचा, 4 गो धन आवेश बचा, और 4 गो ऋण आवेश में से चला गया है तो 1 गो ऋण आवेश बचा। यानी मिनिमम इसमें से कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, तो आप कहेगा मिनिमम 1 इलेक्ट्रॉन भेजा जा सकता है, मिनिमम। अब ऐसा थोड़ी है कि आधा इलेक्ट्रॉन गया, कम से कम 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 1 इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम्ब होता है। तो बताइए ये वाला ऑप्शन कहां पे है जी, तो ये वाला जो ऑप्शन है ना आपको साफ दिख रहा होगा ए ऑप्शन में, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 2025 में क्वेश्चन आया हुआ है। एक उत्तल लेंस की क्षमता P इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 डायोप्टर दिया हुआ है। P इक्वल टू 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो इसकी फोकस दूरी F इक्वल टू क्या होगी। तो बाबू फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है, आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 100 बटे में F डायोप्टर सेंटीमीटर के लिए होता है, तो सारा जगह सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। तो यहां से फोकस दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, 100 बटे में P हो जाएगा, तो ऊपर में 100 है तो 100, अब P है तो P का वैल्यू कितना है जी, 2 डायोप्टर है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 डायोप्टर। जब हम इसको बच्चों कटाएंगे तो क्या होगा, 50 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी निकल जाएगी। तो कितने सारे बच्चों का 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी आया हुआ है, जल्दी जल्दी बताइए। और कॉपी पेन पे आप लोग लिखते चलिएगा 1 2 3 कितना आपने सही किया। अगला, सामान्य मतलब स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। बाबू एक स्वस्थ मनुष्य है, एक हेल्दी मनुष्य है, इसके शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है। तो एक हेल्दी मनुष्य है ना, उस हेल्दी मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होता है 10,000 ओम होता है। कितना बच्चों, 10,000 ओम होता है। देखिए ये ऑप्शन कहां पे है, बी ऑप्शन में है, और बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलिए कि नाभिकीय घनत्व का क्रम क्या होगा, तो इसके लिए एक ट्रिक बना देते हैं कि जिसके पावर में 10 के पावर क्या रहे बच्चों, 17 रहे। बाकी ये चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारा चीज डिटेल में पढ़ाएंगे कि नाभिकीय घनत्व का क्रम क्या होता है। तो जिसके पावर में 10 के पावर 17 क्या रहता है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि घनत्व को मीटर क्यूब में मापा जाता है। तो 10 के पावर 17 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब हमारा बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़िए कि समान प्रतिरोध n वाले प्रतिरोध को पहले किस में जोड़ा जा रहा है बाबू, श्रेणी क्रम में, फिर इसे समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोध को पहले श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्वल टू क्या होगा बच्चों, तो हमारा हो जाएगा क्या,
R1 प्लस R2 अब प्लस यहाँ पे क्या हो R3, कितना R3, लेकिन कितना जोड़ना है प्यारे बच्चों, n प्रतिरोध जोड़ना है, तो डॉट 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 हमने क्या किया, n प्रतिरोध जोड़ दिया। तो बाबू यहां से R का मान निकालेंगे श्रेणी क्रम का, R अगर हम कॉमन लेंगे तो सब में 1 2 3 बचेगा और यहाँ पे क्या होगा n रहेगा, तो डायरेक्ट बाबू जगह बचाने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, NR निकला किसमें, श्रेणी क्रम में। अब बाबू अगर हम समानांतर क्रम का निकालें तो 1 बटा में R इक्वल टू क्या होता है, 1 बटा में R1 प्लस 1 बटे में R2 प्लस 1 बटे में R3, और ये कितना होगा प्यारे बच्चों, तो n प्रतिरोध जोड़ेंगे तब, है ना, n प्रतिरोध क्योंकि बोला गया है डॉट डॉट कितना n जोड़ना है, तो 1 बटे में R इक्वल टू क्या होगा, ऊपर n बटे में क्या होगा R हो जाएगा, यानी R का वैल्यू निकालेंगे तो R इक्वल टू क्या होगा, R बटे में n हो जाएगा। तो यहां से बच्चों हमारा क्या निकल गया, यहां से हमारा श्रेणी क्रम का निकल गया और यहां से हमारा समानांतर क्रम का निकल गया। अब बोला जा रहा है कि श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोध तथा समानांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात, तो श्रेणी क्रम का कुल प्रतिरोध क्या है, n बटे में R है, कुछ भी नहीं है 1 दे देते हैं, फिर बड़का बटा देंगे, श्रेणी क्रम का कितना बचा हुआ, R बटे में n, तो आप इसको गुणा में चेंज करिए बच्चों, गुणा में जब चेंज करिएगा तो बाबू क्या होगा, n R बटे में 1 है तो 1, अब ये n ऊपर जाएगा R नीचे आएगा, जो भी कटने वाला होगा उसको क्या करेंगे हम लोग कटा देंगे, R से R खत्म हो जाएगा, तो क्या बचा, n में n से गुणा होगा तो n स्क्वायर बटे में 1, और किन किन बच्चों का n स्क्वायर बटे में 1 आया हुआ है एक बार बताइए तो, जल्दी जल्दी। चलिए आगे बढ़िए कि विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र निम्न में से किसे त्वरित नहीं करता है, जल्दी जल्दी राइट आंसर बता दीजिए कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र किसे त्वरित नहीं करता है, तो अल्फा पार्टिकल, क्योंकि अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, इससे त्वरित नहीं करता है। अगला, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया, तो बाबू किसने बताया कि अगर कोई ये चालक तार है, इसमें अगर हम आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, किस वैज्ञानिक ने बताया था। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक को दिया जाता है खोज का श्रेय, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम क्या था, ओस्टर्ड, ओस्टर्ड को दिया जाता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज का श्रेय ओस्टर्ड को दिया जाता है, ओस्टर्ड हमारा राइट आंसर होने वाला है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाला गुण का है ना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग वाले गुण का है, कौन सा ऐसा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। विद्युत चुंबक तरंग किसे कहते हैं, वैसे तरंग जिसको संचरण करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे हमारा गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, अवरक्त किरणें हो गई, पराबैंगनी किरणें हो गई, ये सारी की सारी प्रकाश किरणें हो गई, ये सारी की सारी हमारी बाबू क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं। यानी अल्फा कण क्या होता है, हीलियम का नाभिक होता है, इस पे धन आवेश होता है। बाबू बीटा किरण गलत आंसर, इनमें से कोई गलत आंसर, बीटा किरणें कैथोड किरणों के समान होती है, लेकिन गामा किरण में याद रखना है कि जो गामा किरण है ये प्रकाश के चाल से भी चलती है, और गामा किरण बाबू ध्यान रखना इसकी वेदन क्षमता भी अधिक होती है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही होता है, यानी हमारा जो ऑप्शन बना सी ऑप्शन। अगला BER का अर्थ है, बाबू BER का अर्थ क्या है एक बार बताइए तो, BER का अर्थ क्या है, तो BER का अर्थ क्या होता है, बीट इरर रेशियो, क्या होगा, बीट इरर, बीट इरर का मतलब क्या होता है, त्रुटि, है ना, किसी चीज में इरर है, इरर का मतलब क्या है, त्रुटि है, यानी बीट इरर रेशियो हमारा क्या होगा, यानी बीट त्रुटि अनुपात BER का अर्थ होगा। अगला क्वेश्चन के निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंग में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, वेवलेंथ किसका शॉर्ट होता है, तो सभी ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, किसी भी को संचरण करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अवरक्त किरण है, दृश्य प्रकाश, रेडियो किरण, हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि गामा किरण का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, 0.07 एंगस्ट्रॉन होता है गामा किरण का तरंग दैर्ध्य। तो बाबू यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य किसका होगा, गामा किरण का हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला कि जब समानांतर पट्टिका और वायु संधारित्र की पट्टियों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है तब इसकी धारिता क्या होगा, बाबू हमने आपको पढ़ा रखा है कई बार की समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, समानुपाती होती है K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D, है ना, यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, बराबर होती है C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A बटे में D होता है, ठीक है। तो बाबू अगर बोला जा रहा है कि इसकी बीच की दूरी बढ़ा दी जाती है, सबसे पहला सिचुएशन क्या बताया था हमने, C समानुपाती होता है A के,
प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। अब प्लेटों के बीच कोई माध्यम का पारावैद्युतांक है, इसके भी समानुपाती होता है। लेकिन सी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है प्लेटों के बीच की दूरी के। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाएंगे धारिता क्या होगा, घटेगा। तो डायरेक्ट बोला गया है कि समानांतर प्लेट संधारित्र के पट्टिकों के बीच की दूरी बढ़ा जा रही है, बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो धारिता क्या होगी बच्चों, घट जाएगी, और घट जाएगी यानी बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। बाबू एक उत्तल लेंस है, ठीक है, एक ये क्या है बच्चों, उत्तल लेंस है। ये क्या है बच्चों, एक उत्तल लेंस है। अब बोला जा रहा है कि एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाना है, एक ऐसे द्रव में डुबाया गया है, ये हमने क्या किया, द्रव बना दिया। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाना है जिसका पदार्थ का अपवर्तनांक इस लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर है, यानी एक ऐसे द्रव में डुबाया गया है जिसका बाबू अपवर्तनांक क्या है, लेंस के अपवर्तनांक के बराबर है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी। पहले तो ये डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे बोलता है। बोला गया है कि एक लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के, मतलब जिसका अपवर्तनांक पदार्थ के अपवर्तनांक, यानी लेंस का अपवर्तनांक जितना है उतना ही इस माध्यम का भी अपवर्तनांक है। एक्चुअल में अगर हम मान लें कि इस लेंस का अपवर्तनांक मान लेते हैं 1.5 है, तो इस माध्यम का भी जो पानी है इसका भी अपवर्तनांक क्या होगा, 1.5 होगा। तो जब हम 1.5 और 1.5 को भाग देंगे तो क्या होगा, 1 ही आएगा। यानी अगर आप 2 भी मानिएगा तब भी कट के 1 ही आएगा, 1 मानिएगा तब भी कट के 1 ही आएगा। यानी जब बाबू याद रखना है कि लेंस का अपवर्तनांक और बाबू पदार्थ का अपवर्तनांक इक्वल हो तो हमने बताया है फोकस दूरियां अनंत हो जाती है। इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, सबसे पहले 1/f इक्वल टू क्या होता है बाबू, म्यू माइनस 1 इंटू क्या होता है, 1/में R1 माइनस 1/में R2 होता है। बच्चों हमको फोकस दूरी निकालना है, 1/f इक्वल टू क्या होगा, म्यू का मान 1 होएगा, जितना भी माध्यम रखिए कट के क्या आएगा, 1 आएगा। अब -1 कर दीजिए और इसमें बाबू 1/में R1 माइनस क्या लिखेंगे, 1/में R2 लिखेंगे। अब बाबू 1/में f इक्वल टू क्या होगा, 1 में से 1 जाएगा क्या होगा, 0। अब यहाँ पे क्या होगा, 1/में R1 माइनस 1/में R2। आपको पता है 0 में किसी भी चीज से आप गुणा कराइएगा बच्चों तो हमारा क्या होता है, 0 ही आता है। यानी 1/में f इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। हमसे फोकस दूरी पूछा है तो फोकस दूरी f इक्वल टू क्या होगा, 1/में 0 हो जाएगा। क्या होगा, 1/में 0। चूंकि यहां पे लिखिएगा कि 1/में 0 इक्वल टू क्या होता है, इनफिनाइट, यानी फोकस दूरी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसी को हमने प्रूफ किया और बार बार प्रूफ किए, बहुत ज्यादा बार प्रूफ किए, लेकिन अगला बार से डायरेक्ट आंसर बताएंगे, ठीक है। फोकस दूरी क्या हो गई, अनंत हो गई, और अनंत कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में। अगला कि न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है। न्यूट्रॉन के खोज का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है, तो न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है बाबू चैडविक जी को, और ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ जाइए कि हमारे पास 3 बल्ब है, कितना, 60 वाट, 40 वाट और 100 वाट। इनमें से सबसे कम प्रतिरोध किसका होगा, है ना। 60 वाट, 40 वाट और 100 वाट का हमारे पास बल्ब है, तो इसमें सबसे कम प्रतिरोध कितना होगा, किसका होगा। तो हमने आपको बताया कि जितना ज्यादा वाट का बल्ब उतना कम प्रतिरोध। तो जितना ज्यादा वाट का बल्ब, सबसे ज्यादा वाट का बल्ब कौन है, 100 वाट, तो इसका रेसिस्टेंस भी क्या होगा, सबसे कम होगा। चलिए आगे बढ़िए कि किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि विद्युत परिपथ की किसी संधि पे आने वाली जाने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य, यानी सिग्मा आई इक्वल टू 0। और किरचॉफ का द्वितीय नियम सिग्मा आई आर इक्वल टू ई क्रमशः आधारित है। तो बाबू आपको हमने बताया कि ये जो प्रथम होता है, प्रथम किस पे है, आवेश संरक्षण पे है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। ये जो दूसरा होता है ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो पहला आवेश, दूसरा ऊर्जा, आवेश संरक्षण, संवेग संरक्षण, गलत आंसर। ऊर्जा संरक्षण, आवेश संरक्षण नहीं बाबू, याद रखना कि प्रथम हमारा आवेश होगा, दूसरा ऊर्जा होगा, तो ये वाला ऑप्शन मत मारिएगा। पहला हमारा आवेश संरक्षण और दूसरा हमारा ऊर्जा संरक्षण, यानी डी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि I1, I2 एवं I3 क्रमशः अल्फा, बीटा, गामा है तो इसकी आयनन क्षमता क्रम क्या होगा। यानी अल्फा इक्वल टू अल्फा है, बीटा है और ये गामा है। अल्फा इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे बच्चे, अल्फा इक्वल टू दिया हुआ है I1, बीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है I2, गामा इक्वल टू क्या दिया हुआ है I3। तो आयनन क्षमता किसका होगा, सबसे ज्यादा होगा अल्फा का, तो अल्फा का I1,
उससे कम होता है बीटा का क्या रखा हुआ I2, और सबसे कम होता है गामा का, यानी क्या होगा I3। यानी I1 बड़ा होगा I2 से और I2 बड़ा होगा I3 से। ये सिचुएशन हमारा सही है। आगे बढ़िए कि इनमें से गामा किरण का तरंग लंबाई कितना होता है। बाबू प्लीज सपोर्ट करिए हमको, वीडियो को शेयर करिए, भागिए मत, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, है ना, लाइक एक बार कर दीजिए। आपको पता है कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए इतना तो करके गए हैं कि आपका एग्जाम है तो आपका क्लास ना छूटे। भले ही रिकॉर्डेड क्लास आपका लिए हैं, लेकिन इतना तो करके जा रहे हैं कि आपका क्लास तो ना छूटे कम से कम 15 दिन, है ना बाबू। तो इतना हम जब आपके लिए सोच सकते हैं तो क्या आप हमारे लिए नहीं सोच सकते हैं। आप कभी मुझे अपना बड़ा भाई मान के देखिए, हम आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं वो आप सोच नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। क्या कि इनमें से गामा किरण का तरंग लंबाई कितना होता है। तो गामा किरण का उच्च वेदन क्षमता होता है, और उच्च वेदन क्षमता का कारण क्या है, इसका कम तरंग दैर्ध्य, और कम तरंग दैर्ध्य का मतलब क्या, 0.07 एंगस्ट्रम। आगे बढ़िए कि अर्ध आयु टी हाफ एवं 6 नियतांक में संबंध क्या होगा। तो अर्ध आयु क्या होता है प्यारे बच्चों, टी हाफ, यानी टी हाफ का मान आपको पता है, और 6 नियतांक में संबंध क्या होता है, 0, याद रखना है 0.693 बटे में क्या होगा, लेमडा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब चैप्टर कराएंगे हम आपको करा देंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई। यानी प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई, कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया के बारे में पूछेगा कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसके द्वारा दी गई। तो बाबू रदरफोर्ड के द्वारा दी गई, और ये रदरफोर्ड ने कब दिया, तो 1919 में दिया। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि प्रथम नाभिकीय अभिक्रिया किसने दिया, रदरफोर्ड साहब ने दिया 1919 में। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि दशमलव अंक पद्धति में 27 का द्विआधारी तुल्यांक क्या होगा। बाबू सिंपल सा किसका पूछा गया है, 27 का पूछा गया है। 27 का द्विआधारी तुल्यांक निकालिए। 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 27 आएगा। तो 13 बार पढ़िएगा तो 26 आएगा, एगो जोड़ दीजिएगा हो जाएगा 27। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा कि 13 आएगा, तो 2 छक 12, लेकिन एक जोड़िएगा हो जाएगा 13। फिर 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 6 आएगा, 2 3 6, 0 जोड़िएगा तभी 6 रहेगा। यहाँ पे 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़िएगा, 3 आएगा, एक बार, लेकिन एक जोड़िएगा क्या होगा, 3 हो जाएगा। तो हमने इसको लिखने का तरीका क्या बताया, नीचे से। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 0, और यहाँ पे क्या है 1 1, और इसका द्विआधारी यानी 2। यानी क्या हो गया हमारा राइट आंसर बच्चों, ए ऑप्शन राइट आंसर। इसमें का क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। ठीक है, चलिए प्रकाश फोटोन की ऊर्जा क्या है। प्रकाश जो होता है हमारा फोटोन के बंडलों के रूप में चलता है, और इसकी जो ऊर्जा होती है, प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा की बात करें तो कितना होता है, एच न्यू होता है, और एच न्यू हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़िए कि थोरियम है जिसका परमाणु क्रमांक 90, परमाणु द्रव्यमान क्या है, 230 है। तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। बाबू परमाणु के नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का समान संख्या रहता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन ही कितना होते हैं बाबू, इन्हीं को क्या कहते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। यानी याद रखना है कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का बाबू कितना दिया हुआ है, 230 दिया हुआ है, तो 230 दे देंगे। अब बाबू इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या पूछा गया है कि आप न्यूट्रॉनों की संख्या निकालिए। तो बाबू आपको प्रोटॉन की संख्या पता रहेगा तब तो जितना परमाणु क्रमांक होता है, जितना जेड होता है, जेड कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है, उतना ही क्या होगा, परमाणु क्रमांक होगा। यानी 90 को क्या होगा, प्रोटॉन की भी संख्या होगी। यानी क्या होगा, न्यूट्रॉन निकालना है, यहाँ पे प्रोटॉन का मान 90 इक्वल टू क्या होगा, 230, है ना, 230, 330 लिख दिए जी, 230। अब बाबू क्या होगा कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना है, तो 230 में से क्या करिए, 90 घटा दीजिए, तो न्यूट्रॉन की संख्या 140 को निकल जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। तो 140 कौन से ऑप्शन में है, बी वाला ऑप्शन में है, और ये हमारा सही हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। या तो अब आप तो इसको ऐसे बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट अगर कोई भी देना, थोरियम यूरेनियम कोई भी है ना, यूरेनियम का भी दे तब भी निकाल सकते हैं, 92,235। आप क्या करिएगा कि डायरेक्ट ऊपर वाला से नीचे वाला घटा दीजिएगा, 230 में से 90। अगर यूरेनियम का दे 92,235, तो क्या करिएगा, 235 में से 92 को घटा लीजिएगा, डायरेक्ट भी घटा के निकाल सकते हैं। अगला कि नाभिकों के मलने से, नए नाभिक के बनने से जो ऊर्जाएं मुक्त होती है, चाहे जो घटनाएं होती है, उसे क्या कहते हैं। तो बाबू इसको कहा जाता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं कि जब दो या दो से हल्के नाभिक आपस में मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करता है, उसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। यानी दो या दो से हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण कर दे, उसे नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय विखंडन किसे कहते हैं कि जब एक भारी नाभिक दो या दो से हल्के नाभिकों में टूट के विभक्त हो जाता है, उसे नाभिकीय विखंडन के नाम से जानते हैं। यानी नाभिकीय संलयन
होगा ना, क्योंकि दो या दो से अधिक नाभिक क्या हो रहा है, आपस में संयोग करके एक नया नाभिक बना रहा है। अगला, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अरे कई बार बता चुके हैं, C इक्वल टू क्या होता है, के एप्सिलॉन नॉट ए बटे में क्या होता है डी। अब के इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई आर लिख सकते हैं, तो क्या होगा ई आर ई नोट ए बटे में के, ये भी हो सकता है। तो देखिए ई आर ई नोट बटे में मतलब ई आर ई नोट ए बटे में डी, यानी हमारा क्या होगा, के का है लिखे जी, यहाँ पे डी रहता है ना, डी, ये हमारा राइट आंसर। आगे कि न्यूट्रॉन के नाभिक में रहता है, बाबू न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का परमाणु क्रमांक 7। अब बाबू इसके नाभिक में क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन ही रहता है, बाकी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, न्यूट्रॉन चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो बाबू क्या होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, यानी 7 प्रोटॉन और 60 न्यूट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन तो नाभिक से बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन वाला ये गलत हो गया। अगला कि एक व्यक्ति 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस का प्रयोग करता है तो उसकी दृष्टि दोष है। अरे बच्चों, एक व्यक्ति है जो 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस का प्रयोग कर रहा है, यानी P इक्वल टू कितना है बच्चों, 2 डायोप्टर क्षमता का लेंस का प्रयोग कर रहा है। तो इसमें पूछा जा रहा है वो कौन सा दृष्टि दोष से बाबू ग्रसित है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का सही तरीका है, आपको क्लियर रखना है कि इसके निकालने का सही जो तरीका है ना, सबसे पहले कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक में। तो अगर धनात्मक में फोकस दूरी आ जाएगा तो वो उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा जो कि दूरदृष्टि दोष में होता है। अगर फोकस दूरी ऋणात्मक में आ गई तो ऋणात्मक किसका होता है, अवतल लेंस का होता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरियां जब ऋणात्मक में होगी तो अवतल लेंस का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, निकट में। तो उसी प्रकार से निकालेंगे। तो बाबू एक व्यक्ति है जो क्षमता 2 डायोप्टर का चश्मा पहन रहा है, तो बाबू हम इसकी फोकस दूरी निकालेंगे, एफ इक्वल टू क्या होगा, 100 बटे में पी होता है, पी का मान कितना है 2, यानी यहां पे बाबू कितना निकल गया, 50 सेंटीमीटर, ये धनात्मक में निकल गया। तो जब इसकी फोकस दूरी धनात्मक में निकल गई बच्चों, तो जब धनात्मक में निकल गया तो क्या हुआ, ये उत्तल लेंस का प्रयोग करेगा, और उत्तल लेंस का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो दूरदृष्टि दोष में। तो यहां पे हमारा क्या होगा, बी वाला। और एक बार ध्यान दीजिए ये 2025 में आया हुआ है, एक बार सभी बच्चे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगा। यानी जब एक गोलीय दर्पण क्या होता है, तो एक गोले का भाग होता है जिसमें से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण निकलते हैं, है ना। यानी एक गोलीय दर्पण को अगर हम पानी में डुबा देंगे तो क्या होगा बाबू, इसकी फोकस दूरी क्या रहेगी, अचर रहेगी। अचर का मतलब क्या कहते हैं, समान रहेगा, और समान हमारा राइट आंसर होगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस संपर्क में है। 40 सेंटीमीटर का क्या है बाबू, फोकस दूरी का उत्तल लेंस। हमने बताया कि उत्तल लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, तो उत्तल लेंस का फोकस दूरी कभी भी ऋणात्मक मतलब धनात्मक में होता है। यानी F1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 40 सेंटीमीटर, जो कि क्या है, एक उत्तल लेंस है, तो 40 सेंटीमीटर हमने दे दिया। और दूसरा क्या है, अवतल लेंस, तो अवतल लेंस का माइनस में होगा, ये कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। तो इसकी क्षमता पूछा गया है, तो सबसे पहले लेंसों का संयोजन, फोकस दूरी का संयोजन ना करेंगे, सबसे पहले दोनों फोकस दूरी को जोड़ेंगे, फॉर्मूला होगा 1/में F इक्वल टू क्या होता है, 1/में F1 प्लस 1/में F2। अब यहाँ पे 1/में F इक्वल टू क्या होगा, F1 का मान 40 प्लस माइनस माइनस 1/में 20 हो जाएगा, यानी 1/में F इक्वल टू क्या होगा, 40, 20 का लघुत्तम 40, यहाँ पे 1 माइनस 2, यानी 1/में F इक्वल टू क्या होगा, -1/में 40, यानी हमारी जो फोकस दूरी निकल गई क्या, -40 सेंटीमीटर फोकस दूरी निकल गया। तो क्षमता निकालना है तो P इक्वल टू क्या होता है, 100/में F डायोप्टर होता है, तो P इक्वल टू क्या होगा, 100 है तो 100, F का वैल्यू कितना है, -40 है तो -40। अब ये कटेगा -2.5 डायोप्टर, यानी इसकी क्षमता क्या निकल गई, -2.5 डायोप्टर। और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, हो गया। आगे बढ़ जाइए, अगला कि एक उभयोत्तल लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक उभयोत्तल लेंस लेंगे। ये हमारा क्या है बच्चों, एक उभयोत्तल लेंस है, इसके प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या बाबू क्या है, 20 सेंटीमीटर है। मान लेते हैं कि इसका तल है, ठीक है ठीक है, इसका तल है, इस तल क्या है, इसका R1 है, ठीक है, क्योंकि ये भी किसी गोले का भाग होगा, ये भी किसी गोले का भाग होगा, और ये भी क्या होगा, किसी गोले का भाग होगा, तो दुगो तल होगा ना बाबू, इसीलिए कहा जाता है दुगो तल, ठीक है।
एक उभयोत्तल है, लेंस है, इसकी एक बगल का क्या होगा R1 और एक बगल का मान लेते हैं R2 है, और दोनों बगल का क्या है 20 है। तो R1 को हम लोग 20 मानेंगे, ये दाहिना तरफ है तो प्लस में होगा, लेकिन इस वाला क्या होगा माइनस में हो जाएगा। तब बाबू इसका अपर्तनांक यानी म्यू इक्वल टू क्या दिया हुआ है, सबसे पहले R1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू क्या है माइनस में 20 सेंटीमीटर। अब म्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 1.5। तो अब इसकी फोकस दूरी F इक्वल टू पूछा गया है क्या होगा, F इक्वल टू पूछा गया है क्या होगा। तो चलिए हम लोग F का वैल्यू पुट करते हैं, निकालते हैं। बाबू सबसे पहले फॉर्मूला लगाना है, 1/में F इक्वल टू क्या होगा म्यू माइनस 1 इंटू क्या होगा 1/में R1 माइनस 1/में R2। अब क्या करिएगा 1 में F इक्वल टू क्या होगा, म्यू का वैल्यू कितना है जी 1.5 है, तो 1.5 माइनस 1 है तो 1, और 1 में R1 का वैल्यू 20, अब माइनस है, अब पहले से फिर यहाँ पे माइनस क्या हो गया प्लस 1 में 20 हो गया बच्चों। अब निकालिए 1 में F इक्वल टू क्या होगा 1.5 में से 1 हो गया 0.5 है ना, 0 क्या हुआ 5, और यहाँ पे क्या बचा बाबू, इसका जब बटा का जोड़ निकालेगा तो 20 का लघुत्तम 20, और यहाँ पे क्या होगा 2 में 20। अब आप इसको सोल्व करिए, यहाँ पे क्या होगा 1 में F है तो 1 में F इक्वल टू है तो इक्वल टू 0.5 में आप 2 से गुणा करिएगा, 2/20 ही ना है 2/20, तो जब आप गुणा करिएगा तो क्या होगा जानते हैं 1 में F इक्वल टू क्या 0.5 में 2 से गुणा करिएगा 1, नीचे 20 है तो 20, यानी F इक्वल टू निकालिएगा तो क्या होगा 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। तो फोकस दूरी कितना आया जी 20 मीटर में नहीं 20 सेंटीमीटर में आया, तो सेंटीमीटर वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान क्या होता है। तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते किसको है, तो जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, फिर हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, अपवर्तन कोण का भी मान बढ़ता है। तो आपतन कोण के लिए वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए क्रांति कोण कहलाता है। फिर हम क्रांति कोण से भी ज्यादा अपवर्तन कोण का मान करते हैं तो बाबू किरणें फिर उसी माध्यम में लौट आती है, जिसे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं, और इसमें परिवर्तन गुणांक का मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगला कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो तालाब की तली का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, बाल्टी में सिक्का को ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, बाल्टी में रड डाला गया है उसका मुड़ा हुआ प्रतीत होना, ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होती है बच्चों। तो प्रकाश का अपवर्तन राइट आंसर। अगला क्रांति कोण का सघन माध्यम में वह मान जो आपतन कोण जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण क्या होगा। क्रांति कोण हमने अभी सब्जेक्टिव जब पढ़ाया था तो हमने आपको पढ़ाया था कि क्रांति कोण क्या होता है, सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण क्या हो जाए बच्चों 90 डिग्री हो जाए, इसे हम लोग क्या कहते हैं क्रांति कोण के नाम से जानते हैं। तो क्रांति कोण में क्या होता है बाबू अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। अगला जल और कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 है, तो जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। जल का अपवर्तनांक क्या है म्यू वाटर, वाटर माने जल, कितना दिया हुआ जी 4/3 दिया हुआ है। और बाबू ग्लास यानी शीशे का अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है जी, कांच का अपवर्तनांक 3/2। तो अब पूछा गया है क्या कि जल का कांच के सापेक्ष, तो जल को हम लोग ऊपर रखेंगे तो 4/3 जल का, और कांच का क्या रखेंगे नीचे रखेंगे 3/2। ये बड़ा वाला बटा है तो क्या होगा 4/3 गुणे क्या होगा, अब 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, यानी क्या होगा 8/9। इसका बाबू क्या होगा कांच के जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक होगा 8/9, यानी हमारा डी ऑप्शन सही आंसर। आगे विद्युत चुंबकीय तरंग को ध्रुवित किया जाता है। ध्रुवित जो भी सूर्य के प्रकाश यानी प्रकाश जो होती है बाबू जो निकलती है किसी भी चीज से प्रकाश निकलती है वो अध्रुवित प्रकाश होती है, वो चारों दिशाओं में कंपन करते हुए निकलेगी, इस दिशा में भी 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 इस दिशा में भी, चारों दिशाओं में वो क्या होता है चारों दिशाओं में वो कंपन करते हुए निकलती है, तो ये होती है अध्रुवित प्रकाश। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं कि पोलेरोइड का यहाँ पे कांच लगा देते हैं, प्यारे बच्चों पोलेरोइड का एक छड़ लगा देते हैं, सॉरी पोलेरोइड कांच लगा देते हैं, तो ये प्रकाश क्या होती है समतल ध्रुवित हो जाती है। यानी क्या लगाते हैं हम लोग पोलेरोइड लगाते हैं, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे बढ़िए रेडियो सक्रियता की इकाई क्या है बच्चों, तो रेडियो सक्रियता की इकाई क्या होती है, तो आप कहिएगा क्यूरी। रेडियो सक्रियता की इकाई बच्चों क्यूरी, और क्यूरी राइट आंसर हो गया। अगला कि हीरा का अपवर्तनांक क्या है बाबू म्यू का मान, हीरा के लिए म्यू का मान
हीरा के लिए म्यू का मान क्या होगा? तो बाबू आपको पता है 2.42। हीरा के लिए म्यू का मान क्या होगा? 2.42, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है बच्चों? सी ऑप्शन में है। प्लीज सपोर्ट करिए, हम जब आपके लिए इतना करके जा रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य है कि हम आप सर के लिए करें। जब हम आपके लिए इतना सोच के जा रहे हैं बिना पैसे का, बिना किसी भी चीज का, फ्री में, तो आप हमारे लिए इतना नहीं सोच सकते बाबू। वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए। हम तो ये नहीं देखने जा रहे कि कितना लाइक हुआ, कितना बच्चे हैं, कितना नहीं है, लेकिन बस इतना तो हम जानते हैं कि आप लोग छोड़ के चले जाते हैं, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो। ये बहुत गलत है। हमको कभी कभी रोना भी आता है कि आप लोग हमको ही अकेले छोड़ के चले जाते हैं, जिसके लिए हम इतना मेहनत करते हैं। आगे बढ़िए कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। तो बाबू प्रकाश का वेग महत्तम होता है किसमें? तो प्रकाश का वेग महत्तम होता है बाबू सबसे पहले हवा में। हवा में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। शीशा की बात करें, शीशा में सबसे कम होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। निर्वात में बात करें तो वायु के चाल से चलता है, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और पानी की बात करें तो 2.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। तो बच्चों हम लोग क्या कहेंगे, किसका तेज होगा? तो हम लोग बाबू किसका ध्यान रखेंगे? हम रखेंगे निर्वात का, क्योंकि निर्वात में कुछ भी नहीं होता है और निर्वात में ही प्रकाश का चाल को तेज माना जाता है। आगे बढ़िए कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो तो इसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता आपको पता है ना, P = 1/f डायोप्टर, क्योंकि मीटर में है। अगर रहेगा f सेंटीमीटर हो तो हम कहेंगे P = 100/f डायोप्टर। देखिए यहाँ पे मीटर दिया है तो P = 1/f डायोप्टर। बाबू ध्यान में रखना है, अगर सेंटीमीटर रहता है यहाँ पे तब 100/f करते हैं, ध्यान रखिएगा। मीटर में है तो 1/f डायोप्टर, अगर सेंटीमीटर में रहता तब ऑप्शन ये मारिएगा बाबू। ये सब ध्यान रखने वाली चीज है। आगे बढ़िए कि एक खगोलीय दूरबीन की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। बच्चों हमने खगोलीय दूरबीन की लंबाई आपको पढ़ा रखा है। L = क्या होता है? FO प्लस क्या होता है? FE होता है। यानी L का वैल्यू कितना दे रखा है? 16 सेंटीमीटर = क्या है? FO प्लस FE है। ठीक है। अब बोला जा रहा है क्या कि इसकी आवर्धन क्षमता 3 है। आवर्धन क्षमता M = क्या होता है? आप बताइए। FO बटे में FE होता है तो FO बटे में FE। आवर्धन क्षमता 3 दिया हुआ है, 3 = क्या होगा? FO बटे में FE। तो यहां से अगर हम FO का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 3FE हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि इस FO के जगह पे ये FE वाला मान धरेंगे, तो 16 है तो 16, FO के जगह पे कितना? 3FE है तो हम क्या रखेंगे? 3FE लिख देंगे, प्लस यहाँ पे FE है तो FE, यानी 16 = 3 गो FE, आए गो FE, गो FE, 4 गो FE है, यानी FE का मान निकालेंगे तो क्या होगा? 4। FE का मान कितना निकल गया? 4। बाबू क्या निकल गया? 4 निकल गया FE का मान। तो जब FE का मान बच्चों 4 निकल गया, जब FE का मान कितना निकल गया? 4 निकल गया, तो प्यारे बच्चों अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे? 4 लिखेंगे तो 4 × 12 ना हो जाएगा जी, है ना। अगर हम FE का मान, बाबू ध्यान में रखना है कि अगर हम इसमें FE का मान रखते हैं तो देखिए यहां पे क्या है, सिंपल सा ध्यान रखिएगा। 16 है तो 16 = है तो FO प्लस क्या है? FE है। तो अगर हम FE का वैल्यू हमारा निकल गया है 4, तो 16 = क्या होगा? FO माइनस क्या होगा? 4, है ना, यानी क्या होगा? सॉरी, +4 होगा तो +4। तो बाबू अगर हम यहां से FO का वैल्यू निकालेंगे तो FO = क्या है? 16 है तो 16, इसमें से 4 घट जाएगा, यानी FO = क्या निकल जाएगा? 12। यानी हमारा क्या निकला? FE = कितना निकला? 4, FO = कितना निकला? 12। अरे बच्चों देखिए 4 और 12 कहीं पे दिख रहा है? बिल्कुल, यहां पे हमारा ए ऑप्शन सही आंसर। अगला, एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो जब गोलीय दर्पण को पानी में डुबाया जाता है तो फोकस दूरी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, अचर रहता है। अगला, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होगा? तो ध्यान में रखना है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य कम। सबसे कम पूछे बैगनी रंग, और सबसे ज्यादा पूछे बच्चों कि सबसे ज्यादा किसका होता है? तो लाल रंग का होता है। हमसे कम पूछा है तो आंसर क्या होगा? बैगनी। अगला, 2 डायोप्टर और -3.5 डायोप्टर के लेंस संपर्क में है तो संयोजन की क्षमता क्या होगी? बाबू डायरेक्ट क्या करेंगे, क्षमता कैसे निकाला जाता है? P = क्या होता है? P1 + P2 डॉट Pn, यानी P = क्या होगा? P1 का वैल्यू 2 रेखा है, प्लस प्लस है तो प्लस, अब P2 का वैल्यू -3.5, यानी P = क्या होगा? -3.5 में से 2 को जाएगा तो क्या होगा?
माइनस में 1.5 हो जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, माइनस में 1.5 डायोप्टर, माइनस में 1.5 डायोप्टर हमारा राइट आंसर। अगला, एक एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत होता है। तो बाबू हमने क्या कहा था कि एलसीआर परिपथ में अनुनाद प्रस्तुत कब होगा? जब प्रेरकीय प्रतिघात धारतीय प्रतिघात के बराबर होगा। जब बाबू एक्सएल बराबर होगा क्या? एक्सी के। एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा एल। एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/ओमेगा सी। यानी जब ओमेगा एल बराबर होगा ओमेगा सी के, तो बाबू यहाँ पे क्या होगा? तो व्यंजकों का योग क्या होता है? तो ओमेगा, यानी बाबू क्या होगा? ओमेगा एल इक्वल टू क्या होगा? 1/में होगा, ओमेगा सी होगा। यही ना ऑप्शन है हमारा राइट आंसर। अगला, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में आई, है ना, प्रतिवर्ती धारा परिपथ में यदि धारा आई और वोल्टेज और बीच का कलांतर क्या हो? अल्फा हो, तो वाटहीन। कभी भी बाबू वाटहीन धारा पूछे ना तो आप कहिएगा आई साइन अल्फा हो जाएगा, वाटहीन के लिए आई साइन अल्फा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला, किसी प्रतिवर्ती धारा परिपथ में धारा एवं विभवांतर के बीच का कलांतर फाई है और शक्ति गुणांक पूछेगा तो कॉस फाई। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी भी शक्ति गुणांक पूछता है कॉस फाई पे टिक करना है। अब देखिए, प्रतिवर्ती विद्युत धारा का शिखर मान, शिखर मान को हम लोग क्या कहते हैं? बहु प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान क्या होता है? आई इक्वल टू आई नॉट जो होता है शिखर मान, और ये क्या होता है? साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा टी, ठीक है। तो इसमें शिखर धारा आई नॉट इक्वल टू कितना दिया हुआ है बाबू? शिखर धारा क्या दिया हुआ है? आई नॉट। यहां पे हम लोग देते हैं क्या? शिखर, शिखर मान कितना दिया हुआ है? आई नॉट दिया हुआ है, ठीक है। तब इसका वर्ग माध्य मूल मान, वर्ग माध्य मूल मान का मतलब क्या? आई आर एम एस, ये कितना होता है? आई नॉट बटे में √2 होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्या बोला गया है कि शिखर मान और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात। तो शिखर मान हमारा क्या है? आई नॉट है, कुछ भी नहीं है तो बटा 1 है, फिर बटा वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? आई नॉट बटे में √2 होता है। अब आप निकालिए, इधर आई नॉट बटे में 1 है तो 1, और इधर क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा क्या, है ना, आई नॉट बटे में √2 होता है ना। तो अब हमारा क्या होगा? ऊपर में √2 जाएगा, ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर जाता है, फिर क्या होगा? आई नॉट हमारा नीचे आ जाएगा, आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, क्या होगा? √2/1 या √2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। √2 कहीं पे नहीं है जी, एक मिनट, गलती की है क्या? रुक जाइए एक मिनट। कि यदि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट है और वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा? तो शिखर मान क्या होगा? आई नॉट, ठीक है, बटा में बटा, और फिर क्या बोला है? वर्ग माध्य मूल मान, तो यहाँ पे क्या होगा? आई नॉट बटे √2। तो हम निकालेंगे तो क्या होगा? आई नॉट बटे में 1, और गुणा में करेंगे तो क्या होगा? √2 बटे में क्या होगा? आई नॉट हो जाएगा। बदलेगा ना जी, तो ये आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा, √2 ना होगा जी, आई नॉट बटे √2 क्यों दे रहा है? सिर्फ √2 होगा यहाँ पे, गलती दिया हुआ आंसर। कि प्रतिवर्ती धारा का शिखर मान आई नॉट और इसका वर्ग माध्य मूल मान का अनुपात क्या होगा? तो आई नॉट को हम लोग ऊपर रखेंगे, ठीक है, और वर्ग माध्य मूल मान का क्या होता है? आई नॉट बटे √2 होता है। √2 ऊपर जाएगा और आई नॉट नीचे आएगा, तो आई नॉट से आई नॉट कट जाएगा ना बच्चों, सिर्फ √2 होगा। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन दिया नहीं है, यहाँ पे गलती से क्या करेंगे? √2 लिख देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जी, अगला कि प्रतिवर्ती धारा का तत्कालिक मान का समीकरण इतना है तो इसका शिखर मान क्या होगा? अरे बच्चों, तत्कालिक मान हमने क्या बताया? आई इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी, है ना। तो आई नॉट क्या होता है? शिखर मान, और इसी में दिया है क्या? आई इक्वल टू क्या? आई नॉट की जगह पे क्या दिया है? 10, उसके बाद से क्या है? साइन है तो साइन, ओमेगा का मान कितना दिया है? 100 पाई इंटू क्या है? टी है तो टी, है ना। तो बाबू आई नॉट का वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर, तो 10 एम्पियर राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए, कि समान समायोजन में खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होगा? तो एल इक्वल टू क्या होता है? एफओ प्लस एफई, अभी तो हमने लिख के बताया, लंबाई एफओ प्लस एफई। अगला, कि प्रेरण कुंडली से प्राप्त होता है। तो प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होगा? तो प्रेरण कुंडली से क्या प्राप्त होगा? निम्न धारा तथा प्रबल विद्युत वाहक बल। अगला, कि निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है? तो बाबू ध्यान में रखना है, लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई हो। अगला, व्यतिकरण की घटना का कारण क्या है? तो जब समान आवृत्ति की तरंगे समान दिशा में समान कालांतर की तरंगे जब अध्यारोपित होती है तब ये होता है। अगला, कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत विभव निकाला था 0। निरक्षीय स्थिति में हमने क्या निकाला था? 0, क्योंकि कट गया था। आगे बढ़िए, लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है। तो लेजर की क्रिया के लिए बाबू संख्या परिवर्तन बहुत ज्यादा आवश्यक है। अगला, कि जब हीलियम का एक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन को खो देता है
तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को खोएगा बाबू तो अल्फा कण बन जाएगा, क्योंकि अल्फा कण को ही हीलियम का नाभिक कहा जाता है। तरंगों के 2 कला संबंध स्रोत कब कहे जाएंगे? तरंगों के 2 कला संबंध स्रोत तब कहे जाएंगे जब इनका कलांतर क्या हो, नियत हो। कलांतर कहीं पे जी, जिनका नियत कलांतर रहता है, ठीक है, कलांतर नियत हो। अगला एलसी परिपथ को क्या कहा जाता है बाबू? दोलनी परिपथ, जो कि कई बार हमने आपको पढ़ा रखा है। अगला, एक बिंदु आवेश Q से r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? मान लेते हैं कोई बिंदु O है जिसपे प्लस Q आवेश स्थित है, इससे r दूरी पर कोई यहाँ पे बिंदु P है, इस पे हमने तीव्रता इक्वल टू क्या निकाला था? 1/4π∨F इंटू Q बटे में r निकाला था। तो बाबू यहाँ पे इक्वल टू क्या होगा? r स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है जी? तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है 1/4π∨F Q बटे में r², ये तीव्रता है। विभव सिर्फ r होता है, ठीक है। आगे F1 तथा F2 फोकस दूरी के 2 पतले लेंस एक दूसरे के संपर्क में स्थित है, तब बोला जा रहा है क्या कि संयोजन की फोकस दूरी क्या होगा? बाबू F1 और F2 है, तो आपको पता है कि 1/f इक्वल टू क्या होता है? 1/f1 प्लस 1/f2 देता है। तो बाबू हमको फोकस दूरी निकालना है ये वाला, तो हम क्या करेंगे? F1 और F2 का लघुत्तम क्या होगा? F1 इंटू क्या हो जाएगा? F2, और इधर क्या होगा? F1 प्लस F2, यानी हम लोग F का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? पलट जाएगा ये इधर, यानी ऊपर में क्या होगा? F1 इंटू F2 बटे में क्या होगा? F1 प्लस F2, यानी ये वाला सिचुएशन हमारा राइट आंसर होगा। F1 इंटू F2 बटे में F1 प्लस F2। अब देखिए, जब श्वेत प्रकाश की किरणें लेंस में प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन होता है? तो जब प्रकाश की किरणें ग्लास में प्रकाश का वेग कम हो जाता है तो इसका तरंग दैर्ध्य भी क्या होगा? कम होगा। लेकिन कौन सा नहीं बदलेगा? तो बाबू जो आवृत्ति है, किसमें परिवर्तन होता है? आवृत्ति नहीं बदलती है, बाकी वेग और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया में क्या होता है? तो जब एक भारी नाभिक 2 या 2 से हल्के नाभिक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो 2 या 2 से हल्के नाभिक मिलकर एक अपेक्षाकृत भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। अगला, विभिन्न दिशाओं में कार्निया की वक्रता से असमानता के कारण उत्पन्न दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? अबिंदुकता। आगे बढ़िए कि निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हमने क्या कहा? निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस। अगला, अर्ध IUT आपका मान ये दोहरा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो E इक्वल टू क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है? F बटा में Q होता है। तो F बटा में Q है कहीं पे? E इक्वल टू F बटा में Q, Q बटा में F, कौन ऑप्शन वह सही नहीं है जी, नॉन ऑप्शन सही होगा। E इक्वल टू F बटा में Q होता है, और बल निकालेगा तो F इक्वल टू क्या होगा? QE होगा, ठीक है, नॉन ऑप्शन। चलिए, लेंस की शक्ति का मात्रा क्या होगा? डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कि मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? तो मॉड्यूलन के विपरीत प्रतिक्रिया को वी मॉड्यूलन कहा जाता है। अगला, किसी विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युतांक हमेशा होता है। तो बाबू ER का वैल्यू हमने क्या कहा? ER का वैल्यू ग्रेटर देन होता है 1, ग्रेटर देन होता है 1, एक से अधिक होता है। तो बाबू एक से अधिक ये क्या है? माइनस में है, ये भी एक से कम है, ये 0, एक से अधिक कौन सा है? तो 5 है, तो 5 हो जाएगा। एक पृथक्करण चालक, ये HW देंगे और आपको इसका आंसर देना है। और बाबू आप लोग बताइएगा आपका कितना सही हुआ, ये HW दे देते हैं, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है वैसे ये। धन आवेश दिया जा रहा है, आपको बता रखे हैं कि ऋण आवेश दिया जाता है तो द्रव्यमान क्या होता है, और धन आवेश दिया जाता है तो द्रव्यमान क्या होता है। तो इसका आपको HW में आंसर दिखना है, और इसका HW में आपको आंसर बताना है। तो बाबू हमने आपको 70 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का क्लास करवा दिया, तो आप बताइए कि आपका 70 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। जल्दी कमेंट करके बताइए। हम जब सही हो जाएंगे तो आपके कमेंट को देखेंगे और रिप्लाई भी देंगे, ठीक है। जल्दी क्या करिए कि बाबू फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट बनाए रखिए, और बाबू बताइए 70 में से कितना सही हुआ, और साथ में बताइएगा ये क्लास बच्चों आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर एंड बाय।